कार्यक्रम नमस्ते यूपी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम रोज़ की तरह एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नया और बेहतरीन सा विषय लेकर के। आज का हमारा विषय आपसे, हमसे और हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है। क्या है वह विषय, वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से विचार के साथ। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये विचार थे श्री विवेकानंद जी के, जो कि यूथ आइकन माने जाते हैं, और उनका कहना बिल्कुल सही है कि अगर हम मन से बलिष्ठ बनते हैं और ज्ञान अर्जन करते हैं तो हम एक बेहतर नागरिक बनते हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि हम परीक्षाओं से डरने लगें। साथियों, परीक्षाएं हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। इससे जुड़ी हुई आइए देखते हैं एक लघु फिल्म और जानते हैं आज का हमारा विषय क्या है। परीक्षा का नाम सुनते ही घबराहट, डर और तनाव होना आज बहुत आम बात है। लेकिन याद रखिए, परीक्षा आपके ज्ञान को परखने का माध्यम है, आपकी क्षमता को सीमित करने का नहीं। परीक्षा में तनाव कम करने के लिए सबसे जरूरी है सही समय प्रबंधन। पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए, रोजाना रिवीजन की आदत डालिए और आखिरी समय में सब कुछ याद करने की कोशिश से बचिए। इसके साथ ही पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और हल्का व्यायाम आपके दिमाग को शांत और एकाग्र बनाए रखता है। तनाव कम करने में ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक बेहद मददगार साबित होती है। जब भी घबराहट महसूस हो, आंखें बंद कर कुछ सेकंड गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। इसी संदेश को देश भर के छात्रों तक पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों से सीधा संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों को बताते हैं कि परीक्षा को बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह लेना चाहिए। वो ये भी समझाते हैं कि असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर है। और अंत में बच्चों, खुद पर भरोसा रखिए, सकारात्मक सोच अपनाइए और याद रखिए, आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। परीक्षा में नहीं, जीवन में भी यही आपको सफल बनाएगी। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा पर चर्चा आज का हमारा विषय है। कागज़ के कुछ पन्ने, सवालों की एक लड़ी और घड़ी की सुइयों की टिक टिक, क्या यही परीक्षा है? जी नहीं, सिर्फ यह परीक्षा नहीं, परीक्षा एक मूल्यांकन है आपका और हमारे ज्ञान का। इस चीज़ को हमारे साथ आज बहुत ही वृहद रूप से हमें बताने के लिए, हमें एक्सप्लेन करने के लिए इन परीक्षाओं से हम कैसे डील करें, हमारे साथ दो बेहद ख़ास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा आपकी सेवा में दिया है। आज हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं श्री दिनेश कुमार वर्मा जी, जो कि एक करियर काउंसलर हैं जिन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष लोगों की काउंसलिंग करते हुए बिताए हैं। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हमारे साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहाश्री श्रीवास्तव, जो कि मनोविज्ञान विभाग नेशनल PG कॉलेज लखनऊ से हैं। मैम, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका।
सबसे पहला सवाल आज हम लेंगे दिनेश सर आपसे, और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि परीक्षा है क्या? आपने थैंक यू वेरी मच। और जितने हमारे दर्शक ये देख रहे हैं उनको परीक्षाओं के लिए और उनके जो गार्जियन हैं उनके सबको आगत अनागत जितने त्यौहार हैं उन सबकी और परीक्षाओं की शुभकामनाएं। परीक्षा शब्द आपने यूज़ किया है, परीक्षा क्या है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में परीक्षा एक उत्सव है। अगर हम शब्द उत्सव यूज़ कर लेते हैं तो जितने भी समस्याएं हैं सबका समाधान अपने आप हो जाता है, क्योंकि उत्सव को हम सहज भाव से लेते हैं। इसी तरह परीक्षा को भी हम सहज भाव से लेना चाहिए। और अगर सहज भाव से लेंगे तो आप टेंशन में नहीं होंगे, आपकी याददाश्त के अंदर में कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें सिस्टमेटिक होंगी। लेकिन जहां आप असहज होंगे तो उसके जो सारे दुष्परिणाम आपके नेगेटिव आएंगे। इसलिए परीक्षा तो इसी बात का द्योतक है। जी, बात हुई तनाव की, तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में बच्चों पर परीक्षा का दबाव कैसे बन जाता है? बच्चे दबाव में आ जाते हैं, उनका आत्मविश्वास गिर जाता है। इस पर बच्चों को बताएं और ये भी बताएं कि इससे कोप अप कैसे करना है, इससे बाहर कैसे निकलें। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सर ने अभी अपनी बात में बताया कि परीक्षा एक उत्सव है, तो ये उत्सव हमें बताएगा कौन? उत्सव है, इस बात को बताने के लिए जिम्मेदार होंगे हमारे परिवार के लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे शिक्षक, हमारे समाज के लोग। लेकिन अगर बच्चा जब ग्रो कर रहा है और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, जो वो चीज़ों को लर्न कर रहा है, समझ रहा है, और उसी दौरान हम चीज़ों को एक बहुत ही एक युद्ध की तरीके से उसके सामने प्रेजेंट करें, कठिनाई भरा सिचुएशन कि एग्जाम आएगा, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, नहीं पढ़ पाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसने एक सेट बना लिया अपना कि 4th पढ़ना है, 5th पढ़ना है, 6th पढ़ना है, 8th 9th तक तो ठीक है, लेकिन जैसे 10th आएगा तो कुछ बड़ा हो जाएगा, जैसे ही 12th आएगा कुछ बड़ा हो जाएगा। तो ये माइंड मेकअप उस बच्चे का पहले से ही है। और ऐसे में क्या होता है कि 10th है इस बार, मैं सुनती रहती हूँ, बहुत से बच्चे मुझसे जुड़ते हैं, भावक जुड़ते हैं, वो 7 से बताने लगते हैं, मैडम इसको समझाइए, 3 साल बाद इसका बोर्ड एग्जाम है, 10th एग्जाम है। तो बच्चा 7th की ही अपनी परफॉर्मेंस को डगमगाने लग गया, क्योंकि उसको आने वाले 3 साल का टेंशन हो गया कि 10वें में जाना है तो कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ बहुत बड़ी रेस में हम आने वाले हैं। तो आप देखिए कि प्रेशर तो डेवलप हो रहा है। स्ट्रेस कब आता है? स्ट्रेस तब आता है जब कोई बाहरी स्टिमुलस, कोई बाहरी प्रेशर, दबाव हमारे जीवन में हमें परेशान करता है। तो ये दबाव ही तो है, पेरेंट्स का, स्कूल का, सोसाइटी का, कि बेटा मन लगा के पढ़ो, बोर्ड है इस बार तुम्हारा। यही बात कोई 7th में क्यों नहीं बोलता इतना ज्यादा, 8th में क्यों नहीं बोलता, 9th में क्यों नहीं बोलता, 10th में ही क्यों बोलता है? परीक्षा तो परीक्षा है, चाहे वो स्कूल की परीक्षा हो, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो। बोर्ड की परीक्षा एक पड़ाव है कि वो आपको उसका एनालिसिस, उसका मूल्यांकन थोड़ी दूसरी तरह से होगा। बस हमें बच्चे को ये बताने की जरूरत होती है। तो अगर बच्चा इस चीज के लिए प्रिपेयर रहेगा कि नॉर्मल परीक्षा की तरह ये भी एक परीक्षा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको इतना तनाव होगा। और एक थोड़ा तनाव, थोड़ी एंग्जाइटी एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जरूरी भी है, लेकिन अगर वही चीज ज्यादा हो जाती है तो वो बीमारी का रूप ले लेती है। जी, तो बिल्कुल बीमार नहीं होना है, न तनाव में आना है, थोड़ा सा स्ट्रेस तो ले लेना है कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपको पढ़ना है, मन लगा लेना है, बाकी चीज़ों से मन को हटा लेना है। पर ऐसा नहीं करना है कि हम एंजाइटी में चले जाएं या तनाव में ही रह जाएं। अब और ये बात सिर्फ बोर्ड के बच्चों पर ही लागू नहीं होती। जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आप 7वें से प्रेशर बनाना शुरू कर दें तो बच्चा 7वें की परफॉर्मेंस भी ख़राब कर देता है अपनी, सिर्फ बोर्ड्स की नहीं ख़राब करता। तो सर अब आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, क्या सिर्फ बोर्ड्स की परीक्षाएं ही तनाव देती हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले बच्चे भी तनाव में आ जाते हैं और कॉलेज के बच्चों में भी तनाव है सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर? नहीं, परीक्षा बोर्ड की हो या एकेडमिक हो या कंपटीशन की हो, जी तनाव तो आना है। लेकिन मैम ने शब्द यूज़ किया और आप दोनों ने एक शब्द यूज़ किया है, इन दोनों को भी इसको हम कोऑर्डिनेट करना चाहेंगे। जी, मैडम ने शब्द यूज़ किया है दबाव, जी, और आपने यूज़ किया है तनाव। जी, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दबाव इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, बट तनाव इज ए काइंड ऑफ ए डिजीज। दबाव तो आएगा ही आएगा। हम बाहर निकलते हैं, घर से निकलते हैं, स्कूटर से निकलते हैं, रास्ते में चलते हैं, तब भी दबाव रहता है। लेकिन अगर उसको हम घर से ही मान लें कि जब तक हमारी लाइट ख़त्म नहीं हो जाएगी, रेड लाइट रहेगी या ग्रीन लाइट रहेगी, तब तक हम रोड पर नहीं चलेंगे, तो ये तनाव है आपका। तो परीक्षा से तनाव से मुक्ति होनी चाहिए
स्ट्रेस ए पार्ट ऑफ लाइफ। कहीं पर भी जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि भगवान ने हमारे शरीर की रचना ही बनाई है दबाव झेलने के लिए। जी। सपोज कीजिए ये उंगलियां हैं आपकी, उंगलियों के जो ये निशान बने हुए हैं वो इस बात के लिए हैं कि इतना आप मुड़ सकता है, इतना आप दबाव ले सकते हैं। लेकिन अगर इसी उंगलियों को आप रस्सी से बांध के खींच दें, तनाव दे दें, तो ये उंगलियां टूट जाएंगी। तो हमारे माइंड का सेटअप ऐसा है कि हम दबाव को तो हम झेल लेते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए तनाव में। तनाव इज अ काइंड ऑफ डिजीज, और डिजीज जब होती है तब आदमी जो है अपने को फिर ट्रीटमेंट के लेवल पे जाता है। दबाव में ट्रीटमेंट के लेवल पे नहीं होता है। उसी की चर्चा हम दोनों करने बैठे हैं कि आप रिलैक्स कैसे करते हैं, तनाव में ना जाएं। जी। दबाव में रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करें ताकि आप तनाव में ना जाएं। जी, तो दबाव में रहना आपके लिए ज़रूरी है। दबाव आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। अगर आप प्रेशर नहीं लेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको तनाव का रूप, एंजाइटी का रूप ना लेने दें, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं। मैम, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये जानेंगे कि ये जो अंक लाने की प्रतिस्पर्धा है, इसमें हमारे परिवारों का क्या रोल होता है? किस तरीके का प्रेशर, जो दबाव एक हमारे ऊपर एग्जाम्स का तो है ही है, लेकिन हमारे परिवार वाले, पास वाले, सोशल मीडिया वाले, इनका प्रेशर किस तरीके से होता है, उससे कैसे डील करें हमारे दर्शक? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, सर हमारे बीच में बैठे हुए हैं और अभी उन्होंने बताया कि 40 वर्ष से वो ये काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक अंक है, लेकिन उनकी ऊर्जा में मुझे कोई कमी नहीं नजर आती। जब मैंने उनको 15 साल पहले भी सुना था और मैं आज भी सुन रही हूँ, तो मुझे ऊर्जा में कोई अंतर नजर नहीं आता। तो ये जो अंक है, ये कहीं ना कहीं आपको एक लेवल देते हैं, आपका मूल्यांकन करते हैं, लेकिन वो आपकी जिंदगी नहीं लिख देते कि ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। कि अगर 16 साल का बच्चा है तो हम ये माने कि वो बड़ा ऊर्जावान होगा, और 60 साल का व्यक्ति है तो हम ये मान लें कि ऊर्जावान नहीं होगा। मेरे हिसाब से जिसमें ऊर्जा दिखेगी, जो काम कर पाएगा, जो स्किल्ड होगा, जो मैनेज कर पाएगा, वही एक अच्छा नागरिक है। तो इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी परीक्षाएं भी होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि अंक हमें कई कुछ बच्चों के ज्यादा आ गए, लेकिन वो सामने से प्रेजेंटेबल नहीं है, बिल्कुल सामने बोल ही नहीं पाते, वो किसी सिचुएशन से डील नहीं कर पाते। और एक एवरेज नंबर लाने वाला बच्चा स्कूल में भी मैनेज कर रहा है, पेरेंट्स को भी मैनेज कर रहा है, घर को भी मैनेज कर रहा है, वो 10 और भी अच्छी टैलेंट और हॉबी का पार्ट है। तो देखिए, अंकों की होड़ है, ये मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं। और माँ बाप का ये प्रेशर है कि तुम्हारी जो कजिन है उसके 95% आए थे, बेटा उससे नीचे मत लाना, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी, और 98% लाओगे तो फलाने कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो पाएगा। तो ये आपने उसके सामने जो एक नॉर्म सेट कर दिया है, और जब किसी के सामने नॉर्म सेट हो जाता है तो हर पर्सन अलग अलग कैलिबर का होता है, वो उसको अचीव कर पाएगा कि नहीं, ये बिल्कुल भी कंफर्म बात नहीं होती। और जब कोई भी व्यक्ति कोई भी गोल सेट करे और अचीव ना कर पाए, तो उसको प्रॉब्लम तो होगी जी। क्योंकि मनोविज्ञान में तनाव को 2 तरीके से देखा गया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब कॉज नेगेटिव होगा तो डिस्ट्रेस होगा, और जब कॉज पॉजिटिव होगा तो यूस्ट्रेस होगा। ठीक है, तो यूस्ट्रेस भी डिस्ट्रेस कब बन जाएगा, जब यूस्ट्रेस की भी अपनी एक सीमा है ना। चीनी नमक उतना ही शरीर के लिए अच्छा है जितने के लिए वो फायदा करे, लेकिन फायदे वाली चीज है तो हम उसको 2-2 किलो तो नहीं खा लेंगे कि वो हमारे शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, जो सर ने अभी कहा कि तनाव की वो डिसीज के रूप में आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल अंक के लिए पढ़ें, क्योंकि हम जब तैयारी करते हैं तो अंक जरूरी है, अंक अच्छे आने जरूरी है, लेकिन अंक ही सब कुछ है कि 96 आके 98 आ जाता, 2 नंबर की वजह से आप रात रात भर सो नहीं पा रहे, 3% कम हो गए तो आपने सोच लिया आप कुछ हो नहीं पाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बड़े बड़े कंपटीशन में क्रैक करने वाले लोगों की स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके अंक तो कम थे लेकिन वो कंपटीशन में बहुत आगे निकल गए। तो नीड फॉर अचीवमेंट इतना ज्यादा हाई मत कर लीजिए कि उसको फिर अचीव करना मुश्किल हो जाए। मैं ये पांडे जी यहाँ सप्लीमेंट करना चाहूँगा कि जब मैं IIT रुड़की में था तो मैं एक चीज़ का अनुभव मुझे मिला, जैसे मैडम ने अभी कहा कि IIT में एक लड़का है, JEE क्वालिफाई कर गया, मेरिट में फर्स्ट सेकंड है, थर्ड है या और भी अच्छा है, तो उसको अपनी चॉइस की IIT मिल गई जी। लेकिन मेरा अनुभव IIT के अंदर में काम करने का ये रहा है कि जो बच्चा ऑलरेडी JEE में टॉपर है वो आपकी IIT में भी टॉपर हो, यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक बिल्कुल नहीं है जी। हाँ, ये जो दबाव और तनाव है इसको कम करने के लिए आज हम आपके साथ तो बैठे ही हैं, साथ ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी एक कार्यक्रम शुरू किया है जो कि सीरियल वाइज यानी कि स्टेप वाइज चल रहा है। उसमें उसका नाम है
परीक्षा पर चर्चा 2026। और वैसे ही आज हम परीक्षा पर चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ दो पैनल पे गेस्ट भी बैठे हुए हैं। तो मैम और सर, हम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि सर आप एक्सप्लेन करें कि जो तनाव कम करने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री खुद सामने आए हुए हैं, तो किस तरीके से, क्योंकि अब सिर्फ 1 माह बचा है बच्चों की परीक्षाओं में, तो बच्चे किस तरीके से तैयारी करें, उसके बारे में आपकी क्या राय है बच्चों के लिए, या किस तरीके से आप उनको गाइड करना चाहते हैं? देखिए, 1 महीने बचे हैं या 15 दिन बचे हैं, बच्चों के लिए 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ये लिखित परीक्षा है, इसलिए आप लिखित होना आवश्यक है आपको। मतलब आप जो कुछ भी पढ़ें उसमें अगर आप 40 मिनट पढ़ते हैं तो मान के आप चलिए 40 मिनट में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आप लिखें जरूर, उसके तुरंत बाद लिखें, क्योंकि ये परीक्षा लिखित है, ओरल नहीं है। ओरल में क्या होता है, जब आप लिखित परीक्षा में आते हैं और माइंड में बहुत कुछ होता है, लिखित रहेंगे तो मालूम है कि वहाँ पर क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, कुछ आएगा सब्जेक्टिव, उसके अंदर में कुछ लिखे होंगे कि इतने वर्ड, इतने 30 वर्ड में लिखिए, 15 वर्ड में लिखिए, ये लिखिए, तो लिखे होंगे तो आप कोई स्ट्रक्चर उसको पता है कैसे लिखना है, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये परीक्षा एकेडमिक नहीं है, आप एकेडमिक परीक्षा में जा रहे हैं। अब इसके बाद आप प्रवेश परीक्षा में भी जाएंगे और दोनों के पैटर्न बिल्कुल अलग हैं, इसीलिए बच्चे 90% तनाव में हैं। क्योंकि होता क्या है कि इसी के साथ साथ आजकल मार्केट के अंदर में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, हम उनको फेवर नहीं करते हैं कभी, कोचिंग सेंटर हैं, उनको मैं एक ही बात कहूँगा कि वो लोग मार्केटिंग करने के लिए कहते हैं कि साहब यहाँ हम पढ़ा देंगे, हम पास हो जाएंगे, यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। बच्चे का अल्टीमेट टारगेट यही होता है कि इसके बाद हम किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर एडमिशन लें। तो यहाँ पर फोकस है। बोर्ड की परीक्षा, उसकी परीक्षा में दोनों में बहुत अंतर है जी। नंबर 1, पहला अंतर यह है कि बोर्ड की परीक्षा केवल ज्ञान की परीक्षा है, और जबकि आपका जो एग्जामिनेशन है, आपका पैटर्न है जेई का या नीट का, जो भी पैटर्न है, प्रवेश परीक्षाएं आपके को सेंटर्स के लिए, आईटी के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूशंस के लिए, वहाँ पर ज्ञान की परीक्षा नहीं है, वहाँ एप्लीकेशन की परीक्षा है जी। तो हो क्या गया है, इसीलिए सारे क्वेश्चन का पैटर्न भी अलग है। इनके यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न जो है एप्लीकेशन पार्ट पर है, वहाँ पैटर्न जो है वो ज्ञान के पार्ट पर है, नंबर 1। नंबर दूसरा, इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब हम आईआईटी के एग्जामिनेशन वगैरह में देते हैं तो वहां पर आप क्या नहीं जानते हैं उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। 90% आपको क्या नहीं जानते हैं उस पर क्वेश्चन सेट होता है, जबकि आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर में आप क्या जानते हैं उस पर पेपर सेट होता है। यहाँ पर मेरिट नहीं होती, यहाँ पर अगर 90% आया तो सभी जो है फर्स्ट क्लास और A1 A+ आएंगे, लेकिन वहाँ 90% में एक नंबर पर लोगों के सिलेक्शन होंगे, इंस्टीट्यूट मिलेंगे, इसलिए वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है जी। इसलिए आदमी को हमेशा परीक्षा करते समय इस बात को हमेशा रखना चाहिए कि पैटर्न दोनों हैं, लिख के पढ़ें, लिख के याद करें, नंबर 1। नंबर दूसरा, नई किताबें ना पढ़ें, कोई नई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। आपने जो फिल्म बनाई है उसके अंदर में कई चीज़ें बहुत अच्छी लिखी हैं आपने, अभी आपने दिखाया जो भी फिल्म थी ये बहुत एजुकेटिव थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सुलेख में लिखें, अच्छा, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज, अगर आंसर बड़ा है तो अंडरलाइन करके है, उसको अंडरलाइन जरूर करें, ताकि उसके पास इतनी टाइम नहीं। देखो 3 साल की पढ़ाई, 3 घंटे का एग्जाम और 3 मिनट में कॉपी जज जाती है जी, और उसी में आपका सारा भविष्य निर्धारित है जी। तो अब आप मान के चलिए जितना आप फोकस होंगे, जितना राइटिंग ठीक होगी, जहां अच्छा लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, स्पष्ट करेंगे, उतना ही इजी होके आपको नंबर अच्छे मिलेंगे जी। तो मैम अब आपके पास आते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप जैसे कि शिक्षिका हैं, आप बच्चों को मनोविज्ञान पढ़ाती भी हैं, तो शिक्षक किस तरीके का रोल प्ले करते हैं बच्चों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में, और आपकी तरफ से क्या टिप्स हैं हमारे बच्चों के लिए? जैसे सर ने कुछ टिप्स दी कि आप सुलेख में लिखें, अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रखें, अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दें, तो आपकी तरफ से क्या बच्चों को टिप्स हैं वो प्लीज़ दें। देखिए, शिक्षक तो पूरी इस एजुकेशन की जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ा कद होता है। शिक्षक की भूमिका तो इतनी बड़ी होती है कि बच्चा कभी कभी सोचता है कि हम ये बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक मिल जाते हैं, कोई विषय पढ़ाने वाला, कि बच्चा अपना एम बदल देता है कि उसको लगता है अब हम ये नहीं, अब हम ये बनेंगे। तो एक टीचर में बहुत पावर होती है। एक स्कूल के बच्चे से अगर आप बात करेंगे तो वो, अगर उसको बोला गया कि तुमसे ये चीज मंगाई गई है,
तो वो यही कहेगा मेरी मैम ने मंगाया, उसको क्यों मंगाया गया है, क्या मतलब है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है और बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो स्कूल से लेके पूरा इंटर कॉलेज तक, इस डिग्री कॉलेज तक, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, शिक्षक की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मैं बतौर शिक्षक ये कहना चाहूंगी कि मैं 1 घंटे की क्लास में 40 मिनट 45 मिनट अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और 15 से 16 मिनट उनसे जनरल बात करती हूँ, क्योंकि बच्चे से जुड़ना बहुत जरूरी है। वो आपको सुनेगा ही तब जब आप उससे जुड़ पाएंगे, वो आपको सुनेगा ही तब जब वो आपकी वैल्यू कर पाएगा, आपके कद को समझ पाएगा, आपके अंदर जो स्पार्क है उस तक पहुंचाने का, वो उससे कनेक्ट हो पाएगा। तो टीचर्स का ये काम है कि सब्जेक्ट कैसा भी हो उसको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है। तरह तरह से बच्चों को, क्योंकि बच्चों का जो मन है, बाल मन जो है या किशोर मन जो है या अडल्ट मन जो है, ये एक शिक्षक को समझना बहुत जरूरी है कि हम 5th को पढ़ा रहे हैं, कि हम 10th को पढ़ा रहे हैं, कि हम 12th को पढ़ा रहे हैं, या हम लेक्चर दे रहे हैं, जो सर ने अभी एप्लीकेशन की बात की कि हम डिग्री सेक्शन में चले गए हैं। तो ये टीचर का रोल सिर्फ कोर्स को कंप्लीट कराना नहीं है, बच्चे को जोड़ना भी है। कई बार कई ऐसे बच्चे होते हैं जो परिवार में नहीं सुन रहे होते, लेकिन स्कूल के बदौलत वो बहुत कुछ कर ले जाते हैं। तो देखिए, शिक्षक बनाया ही इसीलिए गया है कि शिक्षक का काम है बच्चों के जीवन में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक बदलाव लाना, बच्चे की स्किल को पहचानना, उसकी काबिलियत को पहचानना और उसको ये बताना कि जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन हार भी गए तो कोई बात नहीं, हार गए तो फिर से खड़े हो जाएंगे। तो अगर ये जज्बा, ये मोटिवेशन हम अपने बच्चों में भरते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा एक शिक्षक के रूप में मेरा विश्वास है। जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा शिक्षक के रूप में कि हर आदमी के हाथों में भाग्य की लकीरें होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में दूसरों के भाग्य की लकीरें होती हैं, वो शिक्षक होता है। जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने, बहुत बड़ी बात कही है कि शिक्षक के हाथ में दूसरों के भाग्य की लकीरें होती हैं, और इसीलिए हमारे संस्कृति में शिक्षक को भगवान का दर्जा भी दिया गया है। सर, अब आपके पास आना चाहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों पर माता पिता के चलते कुछ दबाव हो जाते हैं, उन दबाव के चलते उनका आत्मविश्वास गिर जाता है और उनके अंदर नकारात्मक से ऊर्जाएं पैदा होने लगती हैं और वो नकारात्मक कदम भी उठा लेते हैं। उस पर आप क्या माता पिताओं को क्या टिप्स देना चाहते हैं उसके लिए? देखिए, हम एक बात कहेंगे, लोग कैरियर काउंसलिंग कराने जाते हैं जी, जबकि बच्चे को कैरियर कोचिंग चाहिए। कोचिंग का मतलब कोचिंग सेंटर नहीं है, कोचिंग का मतलब है परिवेश। हर परिवेश में वो कोचिंग मिलती है उसको। सबसे पहला परिवेश जो है वो पिता ही माता होते हैं कोचिंग में। पहला कोचिंग जो है पिता माता होते हैं, दूसरा उनका जो टीचर होता है, तीसरा उसका फ्रेंड होता है और चौथा उस खुद होता है। तो अब सवाल इस बात का है कि फादर मदर पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन फादर मदर को इस बात के लिए चिंतित होना चाहिए कि अगर बच्चे में वो चीज़ आप देखना चाहते हैं कि जो वो खुद नहीं बन पाए हैं, तो उसके लिए सुविधा न बनाएं। सुविधा देने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी उसके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है, जैसे बच्चों के लिए हम कहते हैं कि 4K आपको मालूम होना चाहिए। 4K के आधार पर बच्चों को अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। 4K क्या है? पहला K है नो योर सेल्फ। किस परिवेश में है, क्या आपको सुविधाएं हैं, किसमें आपको करना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देवा यहां से बहुत लगा हुआ है, वहां पे एक छोटा सा कॉलेज है, प्रतिभा इंटर कॉलेज। वहां पर बच्चे जो हैं हर साल बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी परफॉर्मेंस के, सब कुछ के बाद IIT के अंदर में हमेशा सेलेक्ट होते हैं। वहां का टीचर और वहां के पेरेंट उनके पीछे पड़े होते हैं, राइट। नंबर 1 तो पहले कि नो योर सेल्फ, अपने को जानिए। अपने के जानने का मतलब अपने परिवार को, अपने आर्थिक स्थिति को, अपने परिवेश को। हम कहें साहब आप अपने लिए एक अलग कमरा बना लीजिए, अब अलग कमरा बनाना है ही नहीं है, उसी कमरे के अंदर में सब लोग सो रहे हैं, उसी परिवेश में जिंदा रह रहा। दूसरा, नो योर, आप जो है आपका स्केल जो है आपका क्या है, सिलेबस क्या है आपका, नो योर सिलेबस। दूसरा, तीसरा है नो योर गोल। वास्तव में कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो IIT ही क्लियर करे। बिल्कुल भाई, IIT के अंदर में क्लियर करने के लिए वो मेरिट का विषय है। 91, 92, 90 पॉइंट, इतनी पॉइंट पे आया, पॉइंट के बाद नीचे आया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो गया है। इसका मतलब ये है केवल एक, जो मैं आपको एक दृष्टांत के साथ दर्शकों को हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। एक फोटो खिंचवाइए, आप उस फोटो को लेके जाइए मार्केट के अंदर में और कहिए साहब इसकी फोटो का फ्रेम कर दें। तो आपके फोटो के अनुसार उसने फ्रेम बना दिया और वो आपको दे दिया।
यहाँ जो एग्जाम है वो एग्जामिनेशन जस्ट उल्टा है। यहाँ फ्रेम है पहले से बना हुआ, आपको अपनी फोटो फिट करनी है, और कैसे फोटो फिट होगी इज नॉट द मेरिट, इज ए आर्ट, क्योंकि पॉइंट पॉइंट पे है। हाउ टू बी फिट इन द फोटोग्राफ फॉर सिलेक्शन इज ए आर्ट, एक कला है वो, और वो कला आपको नहीं आती है, आपको आती है, आपका सिलेक्शन हो गया, मुझे नहीं आती, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब हम रिजेक्ट नहीं हो गए हैं जी। और जो बच्चे यहाँ परफॉर्म करते हैं, जो वहां पर सिलेक्शन नहीं मिलता है, वो और एरिया में जाकर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है जी। मैम आपके पास आना चाहेंगे, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी चीज़ निकल के आई जो सर ने अभी हम लोग को बताया कि बच्चों को हम सिर्फ आईआईटी और एमबीबीएस की तैयारी में तो लगा देते हैं, पर क्या हम कभी ये जानने की कोशिश करते हैं, माता पिताओं के लिए ये है बहुत ज़रूरी कि हमारा बच्चा क्या करना चाहता है, उसका दिमाग किस स्तर पे है, और उस कहीं वो किसी कला के क्षेत्र में तो आगे नहीं बढ़ सकता, या उसके अंदर कोई एक ऐसी प्रतिभा छुपी हुई हो जो शायद हम आईआईटी और एमबीबीएस की दौड़ में भूल जाएं। उनके लिए आपका। देखिए, मेरा बहुत ही पसंदीदा प्रश्न आपने पूछा है, और पहले तो मैं आपको इस प्रश्न के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये इतना आवश्यक प्रश्न है कि ये पेरेंट्स को सुनना भी चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए जी। एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कहा था कि यही होड़ है जमाने में लोगों की कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। तो दीवार पतली हो, छोटी हो, कमजोर हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बट दीवार ऊंची होनी चाहिए, मतलब नंबर ऊंचे होने चाहिए, बच्चे के क्लास ऊंचा होना चाहिए, और वो नौकरी अच्छी पा जाए, चाहे वो सोसाइटी क्यों ना कर ले, चाहे वो भाग ही क्यों ना जाए, चाहे वो फ्रस्ट्रेट ही क्यों ना हो जाए। तो ये जो एजेंडा है, ये जो ख्वाहिशें हैं, ये पेरेंट्स को अपनी बदलनी होगी। सर ने इतनी बात बताई कि बच्चे को अपनी सारी स्किल्स के बारे में जानना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं इसमें एक बात ऐड ये करना चाहूंगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को भी जानना चाहिए, अपने बच्चे को पहचानना चाहिए। वो बच्चा आपका बच्चा है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो हमारा बंधक नहीं है कि हम उसे बंधक बना ले, वो हमारे हिसाब से हंसे, हमारे हिसाब से खेले, हमारे हिसाब से गाना गाए, हमारे हिसाब से विषय पढ़े। आपको अपने बच्चे को समझना होगा कि आखिर वो चाहता क्या है, उसका गुण क्या है, उसको क्या चीज अच्छी लगती है। तो जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं, आपका बच्चा एक अलग बच्चा है, किसी बच्चे का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, उसकी अपनी खासियत होती है, जो एक में कमियां होती है वो अगले की ताकत बन जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फेल हो जाना या कम नंबर आ जाना कोई बीमारी है या कोई कमी है, मैं इसको एक घटना की तरह लेती हूँ। सर ने बोला कि अभी कम नंबर आने वाले भी बहुत बड़े बड़े उस पर है। हाँ, यहाँ पर आप हाई स्कूल इंटर में 2-2 बार फेल हुए लोग आज इतिहास रच रहे हैं। हाँ, और आप कितने सारे यूपीएससी के लोगों को आप मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो सेकंड डिवीजन पाकर भी यूपीएससी में अच्छी अच्छी रैंक हायर करके बैठे हुए हैं। तो ये कहीं नहीं, टॉपर तो कोई एक ही होगा ना। तो आपका बच्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसको ये एक आम तरीके से हमें हैंडल करने की जरूरत है, और बच्चों को उनकी हॉबी से बिल्कुल दूर ना करें। मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि जैसे आप नहाते हैं, धोते हैं, शरीर को साफ करते हैं, वैसे मन की सफाई और मन की कंडीशनिंग होनी भी बहुत जरूरी है। मन की कंडीशनिंग होनी बहुत जरूरी है, और ये जानना भी जरूरी है कि आपके अंदर क्या है। तो बच्चों से कनेक्ट बना कर रखें। साथियों, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा और हम बहुत सारी ऐसी ज्ञान की चीज़ें आपको और बताएंगे अभी, लेकिन वक्त हो चला है हेडलाइंस का। हम आपको दिखाते हैं कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। दर्शकों, हम कर रहे हैं परीक्षा पर चर्चा और हमारे स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान श्री दिनेश कुमार वर्मा जी और डॉक्टर नेहा श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम लोग हेडलाइंस पर जाने के पहले बात कर रहे थे बच्चों से कनेक्ट के बारे में। तो सर, अब आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार का रोल क्या होता है, परिवार किस तरीके से भूमिका निभाती है बच्चों के भविष्य निर्माण में। देखिए, परिवार में दो बातें हैं। पहली चीज़ ये है कि परिवार आपका जो है आपके प्रति कंसर्न कितना है। हम बहुत से कर्मचारियों के बीच में, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े रहे, कर्मचारी भी रहे, लेकिन हमें दिक्कत ये होती है कि पिताजी लोग फैसिलिटेटर होते हैं लेकिन पिता नहीं होते हैं। पिता होने में दिक्कत ये है कि मेरे पास जैसे कुछ बच्चे आए, एक मैडम एक आई हमारे पास काउंसलिंग कराने, हमारे स्टाफ में थे वो। जब उनको मालूम हुआ कि मैं बच्चों की काउंसलिंग करता हूं तो वो मेरे पास मिलने आए। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, क्या पढ़ता नहीं है? तो मैंने केवल एक बात पूछी, किस दर्जे में पढ़ता है? तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, कौने दर्जा में पढ़ेला? बिल्कुल। फिर मैंने पूछा किस स्कूल में पढ़ता है? तो पूछते हैं अपने वाइफ से कौने स्कूल में पढ़ेला। मतलब यू आर बिहेविंग जस्ट लाइक ए पार्ट टाइम फादर। आप पार्ट टाइम फादर क्यों हैं? आप फुल टाइम फादर बनिए। अपने बच्चे की गतिविधियां अपने घर के अंदर आने के बाद आप महसूस करिए कि आप परिवार के अंदर आए हैं। परिवार को केवल फीस दे देना, किसी अच्छे स्कूल में दाखिल कर देना, ये पेरेंट का रोल नहीं है। पेरेंट का रोल ये भी है, देखिए एक चीज हम यहां पर कोट करना चाहेंगे, चाहे घर में लड़की हो चाहे लड़का, हर आदमी अपने पिता से आगे निकलना चाहता है। जब वो पास होके आता है, घर में मेडल लेके आता है बच्चा या बच्ची, तो शाम के पिता की इंतजार करता है कि वो पिता भी आके उसको पीठ ठोके, वाह शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर बाय द वे आप आते हैं और अपनी ही दुनिया में उलझे रहते हैं और वो बच्चा जब आता है इंतजार करता है शाम तक कि आप उसको कुछ शाबाशी देंगे, तो आप अपने उलझे हुए कहते हैं हाँ हाँ ठीक है देख लिया और आगे अच्छा करो। इसका मतलब बच्चे के सेंटीमेंट को आपने बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व नहीं किया। दूसरा, पेरेंट लोगों से एक बात हम जरूर कहेंगे कि पेरेंटिंग जो है बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। इजी थिंग्स टू डू या राइट थिंग्स टू डू, और आदमी हमेशा इजी थिंग्स टू डू करता है। सपोज करो आप बाजार से, आप ऑफिस से बहुत ज़्यादा परेशान होकर आए हैं, आप घर में बैठे हैं, बच्चा जो है दिखाना चाहता है कि मैंने परफॉर्मेंस दिया, ये मेडल लिया, ये लिया, और आप उससे जब कहते तो कहते हैं आप बैठ जाओ, और बैठ गया। थोड़ी देर के बाद आपके दोस्त ने फ़ोन किया कि आप तो बहुत परेशान हैं, चलो पिक्चर देख के आते हैं। तो आपने अपने बच्चे के सेंटिमेंट को छोड़ करके आप पिक्चर देखने चले गए। इजी थिंग्स टू डू बट नॉट राइट थिंग्स टू डू। राइट ये है कि बच्चे के पास आप बैठिए, बच्चे को आप दुलार दीजिए। बच्चे का दुलार केवल ये नहीं है कि आप उसको पीठ थपथपाइए, ये भी नहीं है कि आप बहुत अच्छी मिठाई लेके आइए। उतना ही आप बैठिए, बच्चे को पुरस्कार दीजिए, उसके साथ कुछ पूछिए, उसका हाल चाल पूछिए, उतना ही जो है उसके लिए काफ़ी है। जी, तो बच्चों का कनेक्ट आपके साथ और पिता के साथ होना बेहद ज़रूरी है, और बच्चे का अधिकार शिक्षा है। शिक्षा का अधिकार हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये देखते हुए हमारा एक अधिनियम भी लागू हुआ, जिसमें हर बच्चे को शिक्षा किस तरीके से मुहैया कराई जाए, इसको जानते हैं एक लघु फिल्म के माध्यम से। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत नींव होती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में ये सुनिश्चित करना कि हर बच्चा शिक्षा से जुड़े एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया।
राइट टू एजुकेशन एक्ट वर्ष 2009 में संसद द्वारा पारित और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। ये अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। इसके अनुसार 6 से 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का दायित्व है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा गरीबी, सामाजिक स्थिति, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर शिक्षा से वंचित न रहे। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के साथ साथ निजी विद्यालयों को भी शामिल किया गया है। निजी विद्यालयों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। इन बच्चों की शिक्षा पर आने वाला व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क होगी। पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होगी। विद्यालय की दूरी निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी। योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही प्राथमिक शिक्षा के दौरान किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य है बच्चों में सीखने की निरंतरता बनाए रखना और ड्रॉप आउट दर को कम करना। शिक्षा का अधिकार केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत अभिभावकों, स्थानीय प्रशासन, विद्यालय प्रबंधन और समाज की भी समान रूप से भूमिका निर्धारित की गई है। यदि कोई बच्चा विद्यालय में प्रवेश से वंचित है या उससे बाल श्रम कराया जा रहा है तो ये कानून का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षा अधिकारियों या राज्य शिक्षा विभाग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल एक कानून नहीं, ये भारत के भविष्य की दिशा तय करता है, क्योंकि शिक्षित बच्चा सशक्त नागरिक बनता है और सशक्त नागरिक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सत्र 2026-27 के लिए अलाभित समूह और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण, ऑनलाइन आवेदन की तिथि 2 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक होगी। इस चरण की लॉटरी 18 फरवरी 2026 को निकाली जाएगी। दूसरा चरण, ऑनलाइन आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक लिए जाएंगे। लॉटरी की तिथि 9 मार्च 2026 तय की गई है। तीसरा और अंतिम चरण, आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च 2026 तक होंगे, जबकि लॉटरी 27 मार्च 2026 को निकाली जाएगी। आवेदन करने के इच्छुक अभिभावक upsdc.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये योजना शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जरूरतमंद बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो लघु फिल्म से आपने जाना कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है और हमारी सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठा रही है। आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। मैं उनका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं श्री दिनेश कुमार वर्मा जी और हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा श्री श्रीवास्तव जी। मैम, हम जाने से पहले बात कर रहे थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना और किस तरीके से तनाव से मुक्त रहना है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि हम अपने शो के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, तो बच्चों को और परिवार को सबको एक टिप्स दे दीजिए कि किस तरीके से वो तनाव मुक्त होकर के अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जो भी हमारे विद्यार्थी परीक्षाएं देने जा रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और उस शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने अब जो साल भर किया, अब उसी की परीक्षा का समय आ गया है। तो जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो भी तैयारी की है, उनको आप अच्छे से रिवाइज करें और रात रात भर ना जगें।
सबसे बड़ी बात यह है कि रिलैक्स करें, थोड़ा हटे भी, ये नहीं कि 8 घंटे 6 घंटे लगातार आप बैठ जा रहे हैं और आप उठ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि आप थोड़ा तो पढ़ते हैं लेकिन आधी देर आप टेंशन लेके वहीं बैठे रह जाते हैं। तो आप जरूर उठिए, थोड़ा टहलिए, घर में बात भी करिए, फिर आके पढ़िए और अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाइए, है ना, क्योंकि जब न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है तो तनाव से लड़ने की भी क्षमता हमारी बढ़ती है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेना भी जरूरी है। एग्जाम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो गया कि आप बिल्कुल वहीं डट जाएं, क्योंकि क्वालिटी स्टडी करने के लिए ह्यूमन माइंड को भी थोड़ा ब्रेक की जरूरत होती है। और घर वालों को भी मैं यही कहूंगी कि आप अपने बच्चों को इमोशन से पॉजिटिव तरीके से नर्चर करें और उसको अच्छे एग्जाम देने के लिए प्रेरित करें, और उसमें कोई भी डर आ रही है, आशंका आ रही है तो वो उसमें दूर करें और ये करेंगे ठीक है कम नंबर आएंगे कोई बात नहीं, बट तुम रिलैक्स होकर एग्जाम दो। जब इंसान खुले मन से मैदान में जाएगा तो मैदान फतेह करके ही लौटेगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन टेंशन लेके जाएगा तो जो पढ़ा लिखा है वो भी भूल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर्स आते हैं, आप उन लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करने के पहले भी एक फ्रेमिंग कर लीजिए कि हमें ये लिखना है, फिर ये लिखना है, ये लिखना है, फिर ये लिखना है। 1-1.5 मिनट अगर आप फ्रेमिंग में दे देते हैं तो आप फटाक से अपने आंसर को लिख ले जाते हैं, क्योंकि कई बार बीच में जाकर पहले वाला बाद वाला सब मिक्सअप हो जाता है। तो हैरान नहीं होना है, एक लंबी सांस लेनी है, जब भी स्ट्रेस हो रहा है डीप ब्रीथ करें, और जहां पर भी आपको ट्रस्ट होता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उस चीज को इमेजिन करें और बिल्कुल एग्जाम में लिखना शुरू कर दें। जो नहीं आता उसे छोड़ दें। सर, हम आपके पास भी आना चाहेंगे और संक्षेप में जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि क्या करें या क्या ना करें परीक्षाओं के लिए। मैडम ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं जी। अब हमको केवल 2 बातें करनी हैं कि पहली चीज़, नई किताबें शुरू न करें जी। मल्टीपुल जो है किताबों को पढ़ने का अब समय नहीं है। बिल्कुल। नंबर 3, जो भी आप पढ़ें उसको लिख कर पढ़ें। नंबर 4, इसका एक फार्मूला है, डाइट, स्टडी एंड रिलैक्स। डाइट पे मैडम हमें कहा, रिलैक्स पे बात कही। अब स्टडी में ये है, आप मान के चलिए कि जो कुछ भी स्टडी आप कर रहे हैं उनमें 40 मिनट, जहाँ तक हमने अभी तक कोचिंग बच्चों की काउंसलिंग की, उसमें 40 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए जी। लेकिन वो 5 मिनट का ब्रेक आप टीवी पे जाके बैठ जाएं जी। या टीवी के देखने, तो 5 मिनट नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली फिर बढ़ जाता है वो। क्योंकि अगर कोई इंटरेस्टिंग सीरियल आ रहा है जिसको आप पसंद करते हैं तो टीवी पे ना जाएं, भले 5 मिनट के लिए जाएं, लेकिन अगर थोड़ी देर पढ़ने के बाद अगर आपको थकान लगती है तो नैप जो है आपकी स्लीपिंग भी होनी चाहिए, 5-10 मिनट आप सो भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, या मेडिटेट कर लें। हाँ, मेडिटेट कर लीजिए। लेकिन ये कि दूसरी चीज़, आप जो है रिपीटेड टाइम जो कुछ भी आप पढ़ें उसको आप चैप्टर वाइज पढ़ें जी। शॉर्ट नोट बना के पढ़ें। जब तक शॉर्ट नोट नहीं बनाएंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर आंसर। तीसरी चीज, एक टेंशन बिल्कुल मत रहिए कि सब कुछ मुझे याद है जी। क्योंकि होता क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर में बहुत चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं आएगा, लेकिन जब उसमें आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो तुरंत फ्लैश कर जाएगा। तो आप इस टेंशन में मत रहिए कि हम सब कुछ भूल गया है जी। तो जैसा कि समय का अभाव है और विषय बहुत ही बड़ा है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं जगह जगह जा कर के, हम अपने दोनों ही अतिथियों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम नमस्ते यूपी आज का विषय परीक्षा पर चर्चा पसंद आया होगा। देखते रहिए नमस्ते यूपी, मिलते हैं नए विषय के साथ कल।